हम विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। पहले डेरिवेशन में हमने अक्ष के ऊपर ज्ञात की, अब हम निरक्ष के ऊपर ज्ञात करेंगे। तो पहले चित्र को ध्यान से समझना, चित्र थोड़ा इसका अच्छा वाला है तो ध्यान से समझना। देखिए ये है माइनस क्यू आवेश, ये है प्लस क्यू आवेश, ये मध्य बिंदु O, दोनों के मध्य की में दूरी 2a, यहां तक की दूरी a, ये दूरी a। तो ये जो व्यवस्था है इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके लंबवत एक रेखा खींच देते हैं अपन, यही रेखा जो है वो निरक्ष कहलाती है। हमें इसी निरक्ष के ऊपर एक बिंदु मान लेते हैं हम P, इसी P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये माइनस क्यू आवेश जहां पे पड़ा है उस बिंदु को A मान लेते हैं, प्लस क्यू पड़ा है उस बिंदु को B मान लेते हैं। हमें इन दोनों आवेशों के कारण इस स्थान पर, ये निरक्ष के ऊपर है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम वैसे यहां से यहां पे ज्ञात करेंगे, फिर यहां से यहां पे ज्ञात करेंगे और फिर परिणामी ज्ञात करेंगे। तो हम यहां से यहां पे तीव्रता ज्ञात करते हैं तो दूरी यहां से यहां तक लेनी पड़ेगी, और ये प्लस आवेश है तो तीव्रता की दिशा कैसे हो जाएगी, बाहर की ओर ऐसे। तो तीव्रता की दिशा जो है वो बाहर की ओर हो जाएगी, और यहां इसके कारण जो तीव्रता हो जाएगी उसको नाम मैं दे देता हूं E1। ये जो है वो द्विध्रुव के साथ थीटा कोण पे है। तो यहां से यहां तक तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस दूरी का ज्ञात होना जरूरी है। तो हम पहले तो ये मान लेते हैं कि मध्य बिंदु O से P बिंदु जो है वो r दूरी पर है, मध्य बिंदु O से P बिंदु r दूरी पर है, यहां से यहां तक की दूरी a है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है, तो ये दूरी हो जाएगी आपके रूट में r² प्लस a²। इसके कारण तीव्रता की दिशा बाहर की ओर हो जाएगी। अब हम इसके कारण यहाँ पे निकालेंगे, तो ये माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू के कारण तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होती है, तो तीव्रता की दिशा जो है अंदर की ओर हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, तो तीव्रता जो है वो इस तरह से हो जाएगी, ये हो जाएगी E2, ये भी यहाँ से थीटा कोण पर है, यहां से यहां तक की दूरी वापस ये r है, ये a है, तो ये जो दूरी है ये हो जाएगी रूट में r² प्लस a²। अब देखिए आप यहां पर E1 की दिशा ये है, E2 की दिशा ये है, इसका मतलब इस स्थान पर तीव्रताओं की जो दिशाएं हैं वो अलग अलग कोणों पर है, एक ही दिशा में या एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे से कुछ कोण बना रही है, अलग अलग दिशाओं में है। इसका मतलब यहां पर तीव्रता परिणामी ज्ञात जब करेंगे तो इन दोनों का एक दिशा में होना जरूरी है, इसलिए हम इन्हें एक दिशा में लाने के लिए इस बिंदु पर घटकों का वियोजन करेंगे। तो घटकों का वियोजन करेंगे तो क्या करेंगे, E1 जो है वो इस तरह से है और E2 इस तरह से है, तो E1 इस तरह से, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक तो ये हो जाएगा, और इसका क्षैतिज घटक के लिए एक लाइन खींचनी पड़ेगी, क्षैतिज घटक इस तरह से इधर हो जाएगा। यहां से इसका कोण थीटा है, तो इसका क्षैतिज घटक हो गया E1 cos थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा E2 E1 sin थीटा। उसी प्रकार से E2 इस दिशा में है और यहां से ये कोण थीटा है, तो एकांतर कोण ये भी थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दो E2 यूं है, तो E2 यूं है, थीटा कोण यहां से बन रहा है, तो इसका क्षैतिज घटक यहीं आ जाएगा, तो E2 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक इसका नीचे की ओर आ जाएगा E2 sin थीटा। तो अब आप ध्यान से देखो, cos घटक जो है वो एक ही दिशा में है दोनों, और sin घटक एक दूसरे के विपरीत है। अगर यहाँ पे E1 और E2 का मान बराबर हो जाए तो ये दोनों घटक विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़कर परिणामी तीव्रता का मान बताएंगे। तो इसका मतलब है तीव्रता जो निकलेगी वो इन्हीं घटकों के द्वारा निकलेगी, और इन्हीं से हमको यहाँ पर निरक्ष के ऊपर तीव्रता का मान प्राप्त होगा।
तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण यहाँ तीव्रता पता करेंगे, माइनस क्यू के कारण यहाँ तीव्रता पता करेंगे और फिर इन घटकों के द्वारा परिणामी तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ये चित्र थोड़ा समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए इसको। सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता का पता करते हैं। तो प्लस क्यू के कारण यहां से यहां तक की दूरी है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये दूरी है, तो यहां से यहां तक तीव्रता क्या हो जाएगी, सूत्र होता है kq बटे r स्क्वायर। तो q है तो E1 हो जाएगी kq बटे r स्क्वायर, ये रूट में है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगी और इसकी दिशा हो जाएगी bp की दिशा। तो E1 सदिश लिख देंगे kq बटे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर bp की दिशा में। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है, रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो kq बटे हो जाएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और रूट है तो रूट हट जाएगा स्क्वायर के कारण, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। ये दिशा हो जाएगी pa की दिशा। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 माने यहाँ से यहाँ पे तीव्रता, समीकरण 2 माने यहाँ से यहाँ पे तीव्रता। हम दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें, दोनों को ध्यान से देख रहे हैं तो दोनों का मान समान आ रहा है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से E1 बराबर E2, E1 जो सदिश है वो E2 सदिश के बराबर है, समीकरण 3 हो गया। ठीक है, हम ये पता कर चुके हैं कि दोनों के कारण यहाँ पे जो तीव्रता होगी वो समान होगी, लेकिन यहाँ पे तीव्रताओं की जो दिशा है वो एक दूसरे से अलग है, इसलिए हमने घटकों का वियोजन किया। घटकों का वियोजन किया तो साइन घटक एक दूसरे के विपरीत और बराबर हैं, इसलिए ये निरस्त हो जाएंगे, और कॉस घटक एक ही दिशा में है इसलिए जुड़कर परिणामी तीव्रता का मान देंगे। तो परिणामी तीव्रता इनके कारण निकलेगी, इनके कारण निकलेगी तो यहाँ पे परिणामी तीव्रता हो जाएगी E सदिश बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो ये दोनों जुड़ गए और इसकी दिशा जो है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होगी, इसलिए पास में आ जाएगा माइनस का पीक है, माने द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो इनकी दिशाओं के विपरीत होगा, तो ये पास में आ जाएगा। E1 और E2 दोनों बराबर है समीकरण 3 से, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ते ही हो जाएगा 2E1 cos थीटा, पीछे है P माइनस P का क्या। E1 का मान समीकरण 1 में आ चुका है, cos थीटा का मान चित्र में से आ जाएगा। कैसे, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये कर्ण है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और ये है a, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार a कर्ण है रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो cos थीटा हो जाएगा a बटा रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये मान और समीकरण 1 से E1 का मान, दोनों मान उठा के यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 2 kq बटे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और cos थीटा का मान ये आ गया, ये माइनस का p पीछे चल रहा है। ऊपर ध्यान से देखिए 2aq का मतलब p होता है, जैसे ही ये मान यहाँ डाल देंगे ऊपर हो जाएगा kp और पीछे p कैप चल ही रहा है, नीचे एक तो पूरा पद है और एक आधा पद है, पूरा पद और आधा पद मिलके हो जाएगा 3/2, तो 3/2 घात हो गई। हम पहले डेरिवेशन में भी कह चुके हैं r जो है वो a से बहुत बड़ी है, तो a स्क्वायर को लगभग नगण्य करते हैं तो r स्क्वायर को ही रखेंगे, तो r स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो r क्यूब आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते ही E सदिश का मान आ जाएगा kp बटा r क्यूब, पीछे माइनस का p कैप। अगर सदिश रूप में न लिखें तो निरक्ष पे तीव्रता आ जाएगी kp बटा r क्यूब, अक्ष पे आई थी 2kp बटा r क्यूब और निरक्ष पे आ गई kp बटा r क्यूब। इसका मतलब यहाँ पे जो तीव्रता आई है वह अक्ष की तुलना में आधी आई है, ठीक है ना, अक्ष पे आई थी 2kp बटा r क्यूब और यहाँ आई है kp बटा r क्यूब। तो इस तरह से ये जो डेरिवेशन था ये निरक्ष पे तीव्रता को हमें बताता है, ध्यान से देखिए। अगला हेडिंग है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब जहां पे बल रेखाएं जो है वो एक समान रूप से चल रही है। इसी एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव आपने रख दिया, थीटा कोण पे रख दिया, तो उस द्विध्रुव के ऊपर बल लगेगा जिसके कारण वो घूमना चाहेगा।
तो घूमना चाहेगा तो वहां पे कितना बल आघूर्ण काम करता है, उसी को हमें अगले डेरिवेशन में ज्ञात करना है। तो चित्र में हमने क्या किया, ये लाइनें जो खींची है ये एक समान विद्युत क्षेत्र की लाइनें हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र E है। इसके अंदर हमने ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश का एक द्विध्रुव रख दिया है थीटा कोण पर, इन बल रेखाओं से थीटा कोण पे रख दिया। इन दोनों की मध्य की दूरी 2a है। इस बिंदु को नाम दे दिया A, इस बिंदु को नाम दे दिया B। तो ये यहाँ पे थीटा कोण पर है। जब ये इस प्रकार से यहाँ पे होगा तो इसके ऊपर भी बल लगेगा इस सिरे पर और इस सिरे पे भी बल लगेगा। ये प्लस क्यू आगे से, इसलिए बल की दिशा जो होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो बल इस प्रकार से लगेगा, वो हो जाएगा F सदिश बराबर क्यू ई सदिश। और ये है माइनस क्यू आवेश, इसलिए यहाँ बल की दिशा जो होगी इसके विपरीत होगी। तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू ई सदिश विपरीत। दोनों बलों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। इस कारण क्या होगा, ये द्विध्रुव यहाँ पे घूमना चाहेगा, इसीलिए यहाँ पे काम करने वाला जो बल होगा वो बल आघूर्ण से व्यक्त होगा। और हमने लास्ट ईयर पढ़ लिया था बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू आघूर्ण भुजा। और आघूर्ण भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों सिरों के मध्य की लंबवत दूरी। तो काल्पनिक रूप से हम ये मान लेते हैं ये दूरी ये है BC, हम इसको ज्ञात करेंगे, ये आघूर्ण भुजा हो जाएगी। तो बल आघूर्ण जो हो गया वो हो गया टॉर्क, टॉर्क बराबर F इंटू BC। अब BC का पता करना है तो हमें इस त्रिभुज को लेना पड़ेगा। इस त्रिभुज में ये लंब है तो आघूर्ण भुजा BC जो है वो त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से ये BC ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करने के लिए हमें साइन थीटा लगाना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो BC बटा हो जाएगा 2a। BC ज्ञात करने के लिए हो जाएगा 2a साइन थीटा। कर्ण का मतलब ये दूरी 2a है, तो BC बराबर आ जाएगा 2a साइन थीटा। ये मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो टॉर्क बराबर F का मान QE पहले से ज्ञात है, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा QE इंटू 2a साइन थीटा। 2AQ को हम P कहते हैं। जैसे ही यहाँ पे रखेंगे टॉर्क बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। यही इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। टॉर्क बराबर PE साइन थीटा। अगर इसको सदिश रूप में लिख देंगे तो टॉर्क सदिश बराबर हो जाएगा P सदिश क्रॉस E सदिश, क्योंकि साइन है और साइन का मतलब होता है सदिश गुणनफल। तो टॉर्क सदिश बराबर हो जाएगा PE सदिश इंटू E सदिश। तो ये जो है समीकरण, ये दोनों इसके ऊपर लगने वाले बल आघूर्ण को व्यक्त करेंगे। यहाँ पर दो स्थितियां लगाई जा सकती है। अगर थीटा को हम 0 डिग्री मान लें, जैसे ये ऐसे ना होकर ऐसे हो जाए 0 डिग्री पे, तो जैसे 0 मानेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मतलब टॉर्क का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई बल आघूर्ण उसके ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर 90 डिग्री मान लें, इस तरह से खड़ा मान लें, तो जैसे खड़ा मानेंगे तो बल ज्यादा लगेगा, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो टॉर्क का मान हमें प्राप्त हो जाएगा PE। इसका मतलब 90 डिग्री पे जब ये होगा तो इसके ऊपर सर्वाधिक बल आघूर्ण काम करेगा और 0 डिग्री के ऊपर कोई बल आघूर्ण काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये जो अंतिम हमारे इस पार्ट का डेरिवेशन था ये यहाँ खत्म हो गया है और इस तरह से हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया है। तो आप ध्यान से इन सभी डेरिवेशन को देखिएगा। इस क्लास में जो करवाए गए डेरिवेशन है वो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझिएगा। धन्यवाद।